भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मेरे पुराने साथी, संसद के मेरे साथी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त, सांसद भाई छोटेलाल खरवार और यहां मौजूद विशाल संख्या में पधारे मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कब से मंच पर से देख रहा था, दोनों तरफ से लोग आ ही रहे हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं। भाइयों बहनों, ये पूरा क्षेत्र दिव्य और अलौकिक, विंध्य पर्वत और भागीरथी के बीच बसाए क्षेत्र सदियों से अपार संभावनाओं का केंद्र रहा। इन्हीं संभावनाओं को तलाशने और यहां हो रहे विकास कार्यों के बीच आज मुझे आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। पिछली बार मार्च में जब मैं यहां 16 प्लांट का उद्घाटन करने आया था, तो मेरे साथ फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए थे और उस समय हम दोनोका स्वागत माता की तस्वीर और चुनरी के साथ किया गया था। इस सत्कार से फ्रांस के राष्ट्रपति जुरान मैसो बहुत अभिभूत हो गए और वो जानना चाहते थे मां की महिमा। और मैंने उनको जब मां की महिमा के विषय में बताया तो इतने वो अचंभित थे, इतने प्रभावित हुए। आस्था और परंपरा की धरती का चौतरफा विकास, ये हमारी प्रतिबद्धता है। जब से योगी जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी है, तब से पूर्वांचल की, पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की जो गति बढ़ी है, उसके परिणाम आज नजर आने लगे। इस क्षेत्र के लिए यहाँ के गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, यहाँ के लोगों के लिए जो सपना सोनेलाल पटेल जी जैसे कर्मशील लोगों ने देखे थे, उनको पूरा करने की तरफ हम सब मिलकर के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में विकास की अनेक परियोजनाओं को पूर्वांचल की जनता को समर्पित करने का या फिर नए काम प्रारंभ करने का मुझे अवसर मिला है। देश का सबसे लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, वाराणसी में किसानों के लिए आरंभ हुआ पेरिशेबल कार्गो सेंटर हो, रेलवे से जुड़ी योजनाएं हो, ये पूर्वांचल में हो रहे
विकास को अभूतपूर्व गति देने का काम करेंगे। भाई विकास के इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं यहाँ फिर से एक बार आप सभी के बीच आया। थोड़ी देर पहले ऐतिहासिक बाणसागर बांध समेत लगभग 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास किया गया। 4,000 करोड़ रुपए सिंचाई, स्वास्थ्य और सुगम आवागमन से जुड़ी ये योजनाएं इस क्षेत्र के सामान्य मानवी के जीवन में सुखद परिवर्तन लाने वाली है। आपका एक क्षेत्र मिर्जापुर हो, सोनभद्र हो, भदोही हो, चंदौली हो या फिर इलाहाबाद, हमेशा खेती किसानी यहाँ के जीवन का अहम हिस्सा है। किसानों के नाम पर पहले की सरकारें किस तरह आधी अधूरी योजनाएं बनाती रही, उन्हें लटकाती रही, इसके भुक्तभोगी आप सब लोग हैं, आप सब उसके साक्षी। साथियों, लगभग 3,500 करोड़ की बाणसागर परियोजना से सिर्फ मिर्जापुर ही नहीं बल्कि इलाहाबाद समेत इस पूरे क्षेत्र की 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलने जा रही है। अगर ये प्रोजेक्ट पहले पूरा हो जाता तो जो लाभ अब आपको मिलने वाला है वो आज से 2 दशक पहले आपको मिलना शुरू हो गया, यानी 2 दशक बर्बाद हो गया। लेकिन भाइयों बहनों, पहले की सरकारों ने आपके यहाँ के किसानों की चिंता नहीं। इस प्रोजेक्ट का खाता 40 साल पहले खींचा गया। 1978 में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ था, लेकिन वास्तव में काम शुरू होते होते 20 साल निकल गए। 20 साल। इसके बाद के वर्षों में कई सरकारें आई गई, लेकिन इस परियोजना पर सिर्फ वादे, इसके सिवा यहाँ की जनता को कुछ नहीं। 2014 में आप सबने हमें सेवा करने का मौका दिया और उसके बाद हमारी सरकार ने जब अटकी हुई, लटकी हुई, भटकी हुई योजनाओं को खंगालना शुरू किया तो उसमें इस प्रोजेक्ट का भी नाम सामने आया। फाइलों में खोज चुका था और इसके बाद बाणसागर परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जोड़ा गया और इसे पूरा करने के लिए सारी ऊर्जा लगा दी गई। विशेषकर बीते 7 साल योगी जी और उनकी टीम ने जिस गति से इस कार्य को आगे बढ़ाया उसका परिणाम है कि आज बाणसागर का ये अमृत
बाणसागर के अलावा वर्षों से अधूरी पड़ी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना और मध्य गंगा सागर परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। साथियों, बाणसागर परियोजना उस अपूर्ण सोच, सीमित इच्छा शक्ति का भी उदाहरण है, जिसकी एक बहुत बड़ी कीमत आप सभी को, मेरे किसान भाइयों बहनों को, मेरे गरीब भाइयों बहनों को, मेरे इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वर्षों पहले जो सुविधा आप सभी को मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिली, देश को भी आर्थिक रूप से नुकसान सहना पड़ा। लगभग 300 करोड़ के बजट से शुरू ये परियोजना अगर उस समय हो जाती 300 करोड़ में हो जाती, लेकिन न होने के कारण भी समय बीतता गया, दाम बढ़ते गए। 300 करोड़ की योजना 3,500 करोड़ लगाने के बाद पूरी हो पाई। आप मुझे बताइए, ये पुरानी सरकारों का गुनाह है कि नहीं है? ये आपके पैसे बर्बाद किए कि नहीं किए? ये आपके हक को उन्होंने वंचित रखा कि नहीं रखा? और इसलिए भाइयों बहनों, जो लोग आजकल किसानों के लिए गड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनसे आपको पूछना चाहिए कि आखिर क्यों उन्हें अपने शासनकाल में देश भर में फैली इस तरह की अधूरी सिंचाई परियोजनाएं उनको नजर क्यों नहीं आई? और सिर्फ बाणसागर का मामला नहीं है, ये बाणसागर का मामला नहीं है, पूरे देश में हर राज्य में ऐसे हटके लटके फटके किसानों की भलाई के प्रोजेक्ट अटक पड़े, कोई करना नहीं छोड़। क्यों ऐसे कार्य पर जुलाई छोड़ दिया? भाइयों बहनों, मैं आज जब यहाँ के किसानों को पानी पहुंच रहा है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, देंगे? ऐसी आवाज नहीं चाहिए। हाँ बताइए। मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, देंगे? सबके सब हाथ बस आप पहले में मोदी जी बोल रहे हैं, सबको देंगे। ये माँ कौन बोल रहे हैं? की धरती है, ये आपने वादा किया है, निभाना पड़ेगा। थोड़ी देर में लगा रहे, थोड़ी देर में निभाओगे? देखिए, 3,500 करोड़ रुपया लगा, 40 साल बर्बाद हो गए, जो हुआ तो हुआ। अब पानी पहुंचा है, जिन किसानों के खेत में ये पानी पहुंच रहा, जिनके निकट में नहर लगी, क्या मेरे किसान भाई बहन टपक सिंचाई या स्प्रिंकलर फवारे वाली सिंचाई और बूंद बूंद पानी बचाने की दिशा में काम कर सकते हैं क्या? मैं आपसे यही मांग रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए हो। आप मुझे वादा कीजिए कि ये जो पानी है ये हमारे लिए मां विंध्यवासिनी का प्रसाद है। जैसे प्रसाद का एक कण भी हम बर्बाद नहीं होने देते, मां विंध्यवासिनी के प्रसाद के रूप में ये जो पानी हमें मिला है उसका भी एक बूंद पानी बर्बाद नहीं होने देंगे। हम बूंद बूंद पानी से खेती करें, टपक सिंचाई से हर प्रकार की खेती हो सकती है।
और फसल अच्छी होती है। और इसलिए मैं आपसे मांगता हूं कि आप तय करें, अगर ये आपने पानी बचा लिया तो 8 लाख 1.25 लाख हेक्टर में पानी पहुंच रहा है। इसी पानी का उपयोग 2 लाख हेक्टर तक हो सकता है। अगर आज कुछ लाख किसानों को फायदा होता है तो उससे डबल किसानों को फायदा हो सकता है। अगर ये पानी आज कम पड़ता है, अगर आप बूंद बूंद पानी बचा करके खेती करेंगे तो ये पानी अनेक वर्षों तक चलेगा, आपके संतानों के ही काम आएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे इस योजना लाने के बाद आपके एक सेवक के रूप में, मां विंध्यवासिनी के भक्त के रूप में आज आपसे कुछ मांग रहा, देंगे? अब आवाज धीरे नहीं होनी चाहिए, देंगे? पक्का पूरा करेंगे? सरकार की योजना है, माइक्रो इरिगेशन के लिए सरकार सब्सिडी देती है, पैसे देती है। आप इसका फायदा उठाइए और मैं आपकी सेवा करने के लिए आया। मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, ये ऐसे लोग थे जो आज किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। एमएसपी घोषणाएं होती थी, खरीदारी नहीं होती। समर्थन मूल्य के अखबार में इत्तेहार दिए जाते थे, फोटो छपवाए जाते थे, वाहवाही लूटी जाती थी, लेकिन किसान के घर में कुछ जाता नहीं। उनके पास एमएसपी का दाम बढ़ाने के लिए फाइल आती थी, पड़ी रहती। सालों पहले लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की सिफारिश फाइलों पे हो चुकी थी, लेकिन किसानों के नाम पर राजनीति करने वालों को एमएसपी की 1.5 गुना लागत के लिए सोचने की फुर्सत नहीं, क्योंकि वो राजनीति में इतने डूबे हुए थे कि उनको इस देश के गांव गरीब किसान की परवाह नहीं थी। फायदे कभी नहीं। सालों से जिस काम को करने से पुरानी सरकारें पीछे हट रही थी, भाइयों बहनों, आपके सेवक के नाते देश के गांव गरीब किसान का भला करने का इरादा होने के नाते मैं आज सर झुका करके कह रहा हूं, मेरे भाइयों बहनों, हमने एमएसपी 1.5 गुना करने का वादा किया था, आज इस पर मैं धरती करूंगा। धान हो, मक्का हो, तूर हो, उड़द हो, मूंग समेत खरीफ की 14 फसलों के समर्थन मूल्य में 200 रुपये से लेकर के 1,800 रुपये तक की वृद्धि की गई। ये तय किया गया है कि किसानों को इन फसलों में जो लागत आती है उसके ऊपर 50% सीधा लाभ मिलना चाहिए। भाइयों और बहनों, इस फैसले से यूपी और पूर्वांचल के किसानों को बहुत लाभ होने वाला। इस बार से 1 क्विंटल धान पर 200 रुपये अधिक मिलने वाले। साथियों, 1 क्विंटल धान की जो लागत आंकी जाती है वो है लगभग 1100-1200 रुपये। अब धान का समर्थन मूल्य तय हुआ है 1750 रुपए, यानी सीधे सीधे 50% का लाभ तय है। मुझे बताया गया है कि यूपी में पिछले वर्ष पहले की अपेक्षा 4 गुना धान की खरीदी सुनिश्चित की गई। इसके लिए योगी जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं।
भाइयों और बहनों, दाल के साथ ही सरकार द्वारा दाल का भी एमएसपी बढ़ाया गया है। अरहर के सरकारी मूल्य में ₹225 की सीधी बढ़ोतरी की गई, यानी अब तय किया गया है कि अरहर उगाने में जितनी लागत आती है उसका लगभग 65% से लाभ अतिरिक्त लाभ किसान को मिले। साथियों, हमारी सरकार देश के किसानों की छोटी छोटी दिक्कतों को समझते हुए उन्हें दूर करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बीज से लेकर के बाजार तक एक प्रामाणिक व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि किसान की आय बढ़े और खेती पर होने वाला उसका खर्च कम हो। यूरिया के लिए लाठीचार्ज होता था, रात रात कतार में खड़ा रहना पड़ता था, काले बाजारी में यूरिया खरीदना पड़ता था। पिछले 4 साल में ये संकट खत्म हो गया है। ये सभी कार्य आपके आशीर्वाद और सहयोग से संभव हो पड़ा। भाइयों बहनों, मैं यहां के किसानों से एक और प्रार्थना करना चाहता हूं। हम 2022 तक देश के किसानों की आय डबल करना चाहते हैं और ये मुश्किल काम नहीं है। जैसे छोटा सा मैं उदाहरण बताऊं, आज हमारा जो खेत है उसकी मेड़ पर हम लोग बाड़ लगा देते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि बाढ़ के अंदर ये जो कंटीले तार लगा देते हैं या ऐसे पौधे लगा देते हैं, कितनी जमीन बर्बाद करते हैं। अब सरकार ने बांस को घास माना है, घास माना है, और इसलिए आप अपने मेड़ पर बांस की खेती कर सकते हैं, बांस काट सकते हैं, बांस बेच सकते हैं, सरकार आपको रोक नहीं सकती। आज हजारों करोड़ रुपए का बांस देश विदेश से आयात करता है, जबकि मेरे किसान के मेड़ पर बांस उगाया जा सकता है। हमने नियम बदल दिया, कानून बदल दिया। पहले मानते थे कि बांस वृक्ष है, ट्री है। हमने कहा बांस एक ट्री नहीं है, वृक्ष नहीं है, वो तो घास है, घास। और हमारे यहां अगरबत्ती बनाना, पतंग बनाना, इसके लिए भी बांस विदेश से लाना पड़े। इतने मेरे देश में किसान है, वो 1 साल के भीतर भीतर वो परिस्थिति समझ सकते हैं और वो आए किसान को काम आने वाले। ऐसे कई प्रयोग हैं। मैं मेरे किसान भाइयों से आग्रह करूं कि आप खेती के सिवाय सरकार की अनेक योजनाओं का फायदा उठाइए और अपनी आय बढ़ाने की दिशा में आगे आइए। हमारी सरकार देश के जन जन कण कण कोने कोने तक विकास की रोशनी पहुंचाने और गांव गरीब को सशक्त करने के लक्ष्य को लेकर के आने बढ़े। आपके जीवन को सुगम बनाने के लिए, कनेक्टिविटी को सुगम करने के लिए आज यहां कुछ पुलों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। चुनाव सेतु से अब चुनाव और वाराणसी की दूरी कम हो गई। मुझे ये भी बताया गया कि बरसात के मौसम में यहां के हजारों लोग देश के बाकी हिस्से से कट जाते हैं। अब ये नया पुल इन मुश्किलों को दूर करने वाला है। भाइयों और बहनों, सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवा गरीब से गरीब को सुलभ कराना भी इस सरकार का एक बड़ा संकल्प है।
यहां बनने वाले नए मेडिकल कॉलेज से न सिर्फ मिर्जापुर बल्कि सोनभद्र, भदोही, चंदौली और इलाहाबाद के लोगों को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब यहां का जिला अस्पताल 500 बेड का हो जाएगा। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब आपको दूर तक भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आज यहां 100 जन औषधि केंद्रों का भी एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का भी लोकार्पण किया। ये जन औषधि केंद्र गरीब, मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ा सहारा बन रहे हैं। इन केंद्रों में 700 से अधिक दवाइयां और 150 से अधिक पेशेंट को सर्जरी के बाद जो सामान की जरूरत पड़ती है वो सस्ते दाम पर उपलब्ध है। देश भर में इस तरह के करीब 3,500 से भी अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। 800 से अधिक दवाओं को मूल्य नियंत्रक व्यवस्था के दायरे में लाना, हृदय की बीमारी के दौरान लगने वाले स्टेंट की कीमत को कम करना, घुटनों में लगने वाले इम्प्लांट को सस्ता करना, ऐसे अनेक कार्य इस सरकार ने किए हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत दे। एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसके घर में बड़े बुजुर्ग रहते हो तो एकांत बीमारी को घर के अंदर जैसे परिवार का हिस्सा बन जाता है। डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो और ऐसे परिवार को हर दिन दवाई लेनी पड़ती है। परिवार का एक सदस्य के लिए हर दिन दवाई लानी पड़ती है और महीने भर का बिल 1,000, 2,000, 2,500, 3,000, 5,000 तक जाता है। और अब जन औषधि के कारण जिसकी दवाई का बिल 1,000 रुपया आता है वो अब 250-300 रुपए में महीने भर की दवाई को प्राप्त हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी सेवा है। ये काम पहले की सरकारें कर सकती थी, लेकिन उनके लिए उनको अपनी पार्टी, अपना परिवार, अपनी कुर्सी, इससे आगे वो सोचने को तैयार नहीं थे और उसी के कारण देश के सामान्य मानव की भलाई के काम उनकी प्राथमिकता नहीं। साथियों, इन दिनों डायलिसिस एक बहुत बड़ी अनिवार्यता बन गई। अनेक गांवों में अनेक परिवार उनको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम हमने शुरू किया और गरीबों को जो सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा करता था उनको मदद करने का बड़ा बीड़ा उठाया। ये डायलिसिस योजना के तहत हम जिलों में डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं। अब गरीबों को, मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। अब तक देश में करीब 25 लाख डायलिसिस सेशन मुक्त किए जा चुके हैं। डायलिसिस के हर सेशन में किसी न किसी गरीब के 2,500, 2,000, 1,500 रुपया बच रहा है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन ये बीमारी को रोकने में प्रभावी साबित हो रहा है। पिछले साल की एक रिपोर्ट आई थी कि जिन गांवों में शौचालयों का इस्तेमाल बढ़ रहा है वहां के लोगों और विशेषकर बच्चों को बीमारियों में तेजी से कमी आ रही है। इतना ही नहीं, जो गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं वहां औसतन हर परिवार के लगभग 50,000 रुपया सालाना बच रहे हैं। वरना यही पैसे पहले वो परिवार
अस्पताल के चक्कर लगाने में, दवाइयां समय के पीछे, नौकरी की छुट्टियों के पीछे खर्च कर देता। साथियों, गरीब और बीमारी के कुचक्र को तोड़ने के लिए एक और बहुत बड़ी योजना जल्द सरकार लाने वाली है। लोग उसे मोदी केयर कहते हैं, कोई उसे आयुष्मान भारत कहता है, और इस योजना के तहत देश की करीब 50 करोड़ गरीब आबादी को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करने का प्रबंध किया जा रहा है। इस पर तेजी से